खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होने के बाद अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में ये बैठक हो रही है। सीएम सुक्खू बैठक की सरबराही अध्यक्षता कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले ही कर दिया गया है और अब तमाम राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, उम्मीदवारों के नाम को घोषित करने के लिए बातचीत कर रही हैं, सलाह और मशवरा ले रही हैं एक दूसरे से। और इसीलिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की शुरू हुई बैठक अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है। कहा यह जा रहा है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देर रात तक कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 7 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही कांग्रेस ने जारी कर दी है। बाकी बचे 27 उम्मीदवारों की लिस्ट के आने का आज अनुमान लगाया जा रहा है। देर रात तक कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो माथापच्ची चल रही है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर आखिरी मुहर लगना बाकी है। इसीलिए मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर में यह बैठक चल रही है। चुनाव है, सरकार बनने के बाद हो रहा है और पार्टी सिंबल पे हो रहा है। और जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनमें मोस्टली जो है पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो काफी समय से पार्टी का काम कर रहे हैं या पार्टी में आस्था रखते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बनेगी। जिनको भी मौका मिलेगा उसमें हमारी पूरी सीनियर लीडर्स, मिनिस्टर्स बैठ के, जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, सब मिलके बैठ के बात कर रहे हैं, जिसमें मिनिस्टर्स भी हैं। और पूरी बात मेरिट पे इसको तय किया जा रहा है कि जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, काफी समय से पार्टी का काम कर रहे हैं या जिनकी जीतने की क्षमता है, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी भी बैठक कर रही है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है। एक कांग्रेस बैठक कर रही है तो दूसरी तरफ शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है। सर्किट हाउस में ये बैठक चल रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित तमाम नेता मौजूद हैं। कुछ देर में कहा जा रहा है कि भाजपा के तमाम उम्मीदवार यानी 34 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। जैसा कि आपको बता दें कि मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवेदन नहीं मांगे गए थे, पार्टी ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे और उन्हीं के जरिए अब देखना यह होगा कि 34 उम्मीदवार किस वार्ड से किसे बनाया जाता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ देर में उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। इस वक्त बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है। ऑपरेशन शिमला का ये चुनाव हम बहुत गंभीरता से लड़ते हैं और अब की बार जबकि चुनाव का शेड्यूल जारी हो चुका है, निश्चित रूप से हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर गए हैं। और आज हमारी चुनाव समिति की बैठक है। पार्टी के हमारे संगठन की दृष्टि से जो व्यवस्थाएं करने की थी उन सारी चीजों को लेकर के काम चल ही रहा है। लेकिन टिकट का निर्णय, क्योंकि ये पार्टी के सिंबल पर चुनाव हो रहा, तो इसलिए टिकट का निर्णय करने के लिए आज हम बैठे हैं। तो टिकट का निर्णय करने के लिए आज हम बैठे हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान आप सुन रहे थे। हमारे संवाददाता राजेंद्र शर्मा लगातार कांग्रेस की बैठक और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की बैठक को नजदीक से कवर कर रहे हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। इस वक्त शिमला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजेंद्र। कितना वक्त गुजरा कांग्रेस की बैठक शुरू हुए और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति की बैठक शुरू हुए, कितना वक्त गुजरा और क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कितना वक्त अभी बाकी है कि दोनों पार्टियां, दोनों राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगी? सना, करीब 1.5 घंटा हो चुका है दोनों ही कांग्रेस और भाजपा की बैठक को शुरू हुए। अब ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ ही क्षणों में बैठक खत्म हो सकती है, क्योंकि भाजपा की बैठक की अगर हम बात करें, अनुराग ठाकुर 10 बजे वापस यहाँ से निकलेंगे, चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि उनके निकलने से पहले ही भाजपा की लिस्ट बाहर आ जाएगी, भाजपा की लिस्ट तय हो जाएगी। और अब कुछ देर हम कह सकते हैं, ये उम्मीद पहले लगाई जा रही थी कि 9 बजे तक लिस्ट फाइनल हो जाएगी, तो लेकिन अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, बैठक अभी जारी है और अब कभी भी बैठक खत्म हो सकती है। भाजपा की बैठक वेली पार्क में चली हुई है, स्टेट गेस्ट हाउस में, और कांग्रेस की बैठक मुख्यमंत्री
सरकारी आवास ओकोबर में इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन चौहान और तमाम बड़े लीडर्स कांग्रेस के इस बैठक में मौजूद हैं। और क्योंकि आवेदन बड़ी संख्या में कांग्रेस के पास आए हैं, 130 के करीब आवेदन आए हैं, तो ऐसे में काफी चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला है, क्योंकि तीनों विधायक जो स्थानीय मंत्री भी हैं वो भी बैठक में मौजूद हैं। अनिरुद्ध सिंह भी हैं, विक्रमादित्य सिंह भी हैं, इसके अलावा तो हरीश चनार्था बैठक में मौजूद है। तीनों की प्रेफरेंसेस भी हैं। काफी माथापच्ची कांग्रेस की इस वक्त जारी है और कुछ देर में बैठक लिस्ट आने की उम्मीद भी है। लेकिन फिलहाल जो समीकरण है वो बिठाए जा रहे हैं दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से कि कौन जिताऊ उम्मीदवार कौन से वार्ड में हो सकता है। कांग्रेस ने हालांकि एक लिस्ट 7 उम्मीदवारों की पहले जारी भी कर दी है, जहां जिन जिन वार्डों से एक ही आवेदन आया था उम्मीदवार का, या फिर प्रोबेबली एक ही उम्मीदवार लग रहा था किसी अन्य बड़े नेता या विधायक का, जहां कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, वो लिस्ट जारी कर दी। अब जो दूसरी लिस्ट हालांकि तैयार कांग्रेस की तरफ से पहले कर दी गई है, लेकिन कुछ एक सीट्स पर 2 नाम और नाम रखे गए हैं ताकि मुख्यमंत्री की अंतिम सहमति के बाद ही इसको जारी किया जाए। और वही प्रोसेस अभी चली हुई है। भाजपा बिल्कुल, तो कहा जा सकता है अब कुछ ही वक्त बाकी है मीटिंग के खत्म होने में, और जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने तमाम उम्मीदवारों बाकी बचे उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस मंथन कर रही, क्योंकि 7 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही कांग्रेस ने जारी कर दी है और ये कहते हुए जारी की थी कि इन 7 वार्डों पर दूसरे आवेदक सामने नहीं आए हैं, लिहाजा उन्हें फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। इसका मतलब बाकी के 27 जो वार्ड के पार्षद के नामों का ऐलान करना है उस पर उन्हें दुश्वारियां पेश आ रही हैं, इसीलिए इस वक्त बैठक का दौर जारी। उधर भारतीय जनता पार्टी तमाम के तमाम वार्डों के नामों का ऐलान करने वाली है। मीटिंग खत्म होने ही वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे कि राजेंद्र बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे, इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार माथापच्ची चल रही है कांग्रेस की, एक तरफ बैठक चल रही है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी नगर निगम शिमला को लेकर चुनाव समिति की बैठक कर रही है। बैठक खत्म होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। बद्दी में इस साल 1 अक्टूबर से एसडीएम का कार्यालय खोला जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने बद्दी के हनुमान चौक पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए की। इस दौरान उन्होंने बद्दी में बीएमओ कार्यालय और झारमाजरी में पटवार वृत्त खोलने की घोषणा भी की है। यहां सीएम ने अधिकारियों को बद्दी बस स्टैंड की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अगले 10 सालों में देश का सबसे अमीर प्रदेश बनेगा। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 साल में पटड़ी पर लाएंगे और अगले 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा। ये मैं आपको कहने जा रहा हूं, सबसे अमीर राज्य होगा। आप गौरव महसूस करेंगे, आप गौरव महसूस करेंगे, आप गर्व से कहेंगे कि हम हिमाचली है, घबराएंगे नहीं दिल्ली जाके कि मैं पहाड़ियों में। एक जो घबराहट होती है, आप रोजगार देने वाले बनेंगे। 10 साल में इस बजट ने वो दिशा तय कर दी है। हम उसको धरातल पर लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बद्दी एक बढ़ता हुआ शहर बन चुका है। यहाँ 1 अक्टूबर से पहले हम बजट का प्रावधान करेंगे, पैसे का प्रावधान करेंगे, यहाँ एसडीएम के ऑफिस की शुरुआत हो जाएगी। ये 6 महीने इसलिए क्योंकि हमें थोड़ी व्यवस्था को ठीक करना है, अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। 1 अक्टूबर से बीडीओ ऑफिस की भी शुरुआत यहां से हो जाएगी। इससे पहले दून विधानसभा को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई सौगातें दी। दून विधानसभा को जिन योजनाओं की सौगातें मिली हैं उनमें बुघार मार्ग पर पुल और सड़क का लोकार्पण, सनसिटी मार्ग पर साइकिल ट्रैक का शिलान्यास, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के कार्यालय और आवास का शिलान्यास, साथ ही सरसा नदी पर रायपुर चुनरी मार्ग पर 180.20 मीटर लंबे डबल लेन पुल की आधारशिला, साथ ही कल्याणपुर में महिला पुलिस थाने का लोकार्पण शामिल है। योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर दून में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य और विधायक रामकुमार चौधरी भी मौजूद रहे।
वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पवन हंस कंपनी के डीजीएम एसपी चौहान से मुलाकात की। नादौन में सेरा विश्राम गृह में ये बैठक हुई। बैठक में हमीरपुर के जसकोट में प्रस्तावित हेलीपोर्ट की परियोजना को लेकर चर्चा हुई। यहां एक हैंगर युक्त हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। यहां एक समय में 3 हेलीकॉप्टर पार्क किए जा सकेंगे। पवन हंस कंपनी इस परियोजना के लिए आवश्यक सलाह प्रदान कर रही है। उधर सुक्खू सरकार की अगली कैबिनेट बैठक शिमला में 13 अप्रैल को होगी। राज्य सचिवालय में दोपहर 3 बजे होने वाली इस बैठक की अगुवाई सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करने वाले हैं। इस बैठक में ओपीएस की फाइनल नोटिफिकेशन पर चर्चा के अलावा कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और सीएम सुक्खू 15 अप्रैल को काजा में प्रस्तावित राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में इसकी घोषणा कर सकते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद 3 दिन के लिए सीएम सुक्खू का लाहौल स्पीति जाने का भी कार्यक्रम है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और इस वक्त बड़ी खबर शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर आ रही है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लग रहा था, ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि 27 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस करेगी, लेकिन 7 के बाद अब जो लिस्ट दूसरी जारी की है कांग्रेस ने, उसके जरिए ये मालूम हुआ है कि 9 उम्मीदवारों के नाम अब कांग्रेस ने जारी कर दिए हैं। तो खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही थी और इस बैठक के बाद अब कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको सामने दिखा रहे हैं। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, यानी 9 वार्ड्स के नामों का ऐलान कर दिया गया है। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस कमेटी की बैठक चल रही थी, स्क्रीनिंग कमेटी की, और इस बैठक के बाद सिर्फ 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है अभी, और बाकी उम्मीदवारों के नाम के हवाले से जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा था कि कांग्रेस अपने इस दूसरी लिस्ट को फाइनल कर सकती है, यानी फाइनल लिस्ट के तौर पर जो लिस्ट जारी होगी वो फाइनल लिस्ट के तौर पर सामने आएगी। लेकिन अब आपको बता दें कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है उम्मीदवारों के हवाले से, जिसमें सिर्फ 9 उम्मीदवारों के नाम ही शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट, नामों की लिस्ट जारी कर दी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर, जहां राजनीतिक दल माथापच्ची करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस माथापच्ची का कुछ न कुछ सोल्यूशन भी निकलकर सामने आ रहा है, जैसा कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही थी और इस बैठक के बाद 9 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी है, जिसकी तस्वीर प्रेस रिलीज हमारे तक पहुंच चुकी है। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। 9 वार्ड के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी करते हुए। इससे पहले कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस के अंदर कहीं न कहीं आवेदन बहुत ज्यादा आए हैं, इसलिए माथापच्ची करनी पड़ रही है सुक्खू सरकार को। कहीं न कहीं जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है वो इस बात पर सफाई देती हुई दिख रही है कि एक वार्ड पर कई आवेदन मिले हैं, इसीलिए कांग्रेस सरकार को कहीं न कहीं मुश्किल पेश आ रही है। तो कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी और दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों को जगह मिली है। आगे बढ़ लेते हैं। आज मंडी जिला के युवा कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये जुलूस राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने के विरोध में निकाली गई, जिसमें युवा कांग्रेस अध्यक्ष हितेश शर्मा ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विपक्षी दल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की सदस्यता रद्द की गई है और लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। युवा कांग्रेस सुंदरनगर के द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ जो उनका तानाशाही रवैया चला हुआ है, उसके खिलाफ
युवा कांग्रेस सुंदरनगर के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। जैसे कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता को देखकर मोदी सरकार ने उनकी सदस्यता को जो रद्द किया है, उसके ऊपर युवा कांग्रेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मशाल जुलूस निकाल रही है। हमारा देश जो एक लोकतांत्रिक देश है, वो अपने वजूद के लिए लड़ रहा है, और जिस लोकतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने, शहीदों ने अपनी जानें दी हैं, उस देश का इतिहास आज धूमिल हो रहा है, बर्बाद हो रहा है इस तानाशाही के चलते। बल से बीजेपी के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस का राग छेड़ा है। इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया जाएगा और एक बार फिर जयराम ठाकुर प्रदेश के सीएम बनेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। चुनाव हो जाए विधानसभा का चाहे लोकसभा का, तो 68 में से 60 सीटें भाजपा की और 8 सीटें कांग्रेस को आने वाली है। मैं कर्मचारी रहा हूँ। ओपी में कई तरह के स्लैब होते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया जा रहा है कि किस तरह ओपी दी जाएगी। लेकिन अभी कर्मचारी भयभीत है, और कर्मचारियों के साथ जो उन्होंने मजाक किया वो उनको खाने आएगी। आने वाले 2024 के इलेक्शन के बाद फिर से लोटस होगा और आदरणीय जयराम ठाकुर जो है फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का अहंकार पूरी कांग्रेस को ले डूबेगा। पहले अमेठी की जनता ने उन्हें नकारा। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने खुद को अनफॉर्चुनेट एमपी बताया। कई बार कोर्ट से हिदायत के बावजूद राहुल गांधी ने लगातार गलती की और संसद से सड़क तक कांग्रेस के साथ ड्रामा किया। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। ठाकुर साहब, कांग्रेस ने पूरे देश में जय भारत सत्याग्रह शुरू किया है और एक मूवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है 2024 के लिए। फोकस किया जा रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर ही पूरी शुरुआत की जा रही है। कैसे देखते हैं कांग्रेस किस मूवमेंट को और 2024 को? पहले अमेठी की जनता ने नकारा, फिर खुद को अनफॉर्चुनेट एमपी कहते हुए राहुल गांधी ने स्वयं उस दिशा में आगे बढ़े जहां पिछड़ों का अपमान किया और पिछड़ों से माफी भी नहीं मांगी। पूरे पिछड़े समाज के साथ जो उन्होंने किया है उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अहंकार राहुल गांधी जी का पूरी कांग्रेस को ले डूबेगा और कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी उनको नसीहत 2018 में भी दी थी, जब लिखित रूप में माफी राहुल गांधी जी ने मांगी थी और कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में आप ये गलती ना करें और ऐसी बयानबाजी से बचें। लेकिन 2019 में कई बार बेतुकी बयानबाजी, झूठे आरोप लगाने के चलते अन्य मुकदमे राहुल गांधी जी पर दर्ज हुए, जिनमें 7 मुकदमों पे वो बेल पर हैं, भ्रष्टाचार के भी और अवमानना के भी। अयोग्य उनको कोर्ट ने घोषित किया। उनके पास अवसर था कि उसी दिन अपील दायर करते, नहीं किया, बल्कि ड्रामा रचने का काम संसद में और सड़क पे किया। जनता देख रही है, कांग्रेस की पोल खुल चुकी है। एक के बाद दूसरे राज्य में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बयानबाजी करना और विदेशी ताकतों का सहयोग मांगना, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस 2024 से पहले ही लड़ाई हार चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत हिमाचल प्रदेश के भारत चीन बॉर्डर से लगे गांव का दौरा किया और गांव में हो रहे विकास कार्यों को करीब से देखा। शेखावत ने स्थानीय निवासियों को मोदी जी के नेतृत्व में गढ़े जा रहे नए भारत में आर्थिक और सामरिक विकास की समान प्राथमिकता के बारे में बताया। इस दौरान शेखावत ने बॉर्डर की चौकियों पर जवानों से मुलाकात की। इसमें खास तौर से राजस्थान के जवान शामिल रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किन्नौर एरिया में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बेजोड़ काम हो रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस महासचिव विकास ठाकुर ने बिलासपुर प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं। विकास ठाकुर ने कहा है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में पंचायत स्तर पर हुए विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने इस मामले में जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 1.5 लाख रुपए रिकवरी डाली गई है और उसमें आगे जो ऑडिट पैरा लगा है, ऑडिट पैरा ये लगा हुआ है कि बड़े तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। कई जगह पे बताया ये गया है कि जो बिल पेश किए गए हैं
वो बिल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कई जगह पे ऐसा है कि वहां पर काम वो बता रहे हैं कि काम हो चुका है, लेकिन वैसा कोई काम वहां पे हुआ ही नहीं है। वो चाहे जो भी गलत कर रहा होगा, हम मतलब उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। अगर आज की चीज में भी होगा तो संगठन के तौर पे, क्योंकि जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ उस संगठन के कुछ और मतलब जो विचारधारा है वो इस चीज के लिए हमारे को अलाउ नहीं करती। भाई अगर कोई गलत करता है तो उठाएंगे उसको, क्यों नहीं उठाएंगे। रवि भटनागर, डायरेक्टर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्टनरशिप SOA, रैकेट डायरिया नेट जीरो प्रोग्राम के जरिए उत्तर प्रदेश में डायरिया से लड़ाई के बारे में बताएंगे। सबके लिए सुरक्षित शौचालय पर पैकेज और रैकेट द्वारा डायरिया नेट जीरो प्रोग्राम, जहां महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया से मुकाबला किया जा सके। आप देखें रिपोर्ट। मुझे दें इजाजत, नमस्कार। अंडर 5 किड्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू इस कंट्री में डायरिया का है जी। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? आपके इनिशिएटिव्स कैसे हेल्प कर रहे हैं? Thank you so much for asking me this question, and I really want to thank Government of Uttar Pradesh, Pathak ji and Anandi Ben Patel madam. I went to them and I spoke to them about India's situation and Uttar Pradesh situation on the under 5 diarrhea management. Both were very kind and they consented to launch the program with us. It's called the Diarrhea Net Zero program. The aim of the program is to save 100,000 kids' life. If you see worldwide, there are 3 countries which have the highest number of diarrhea cases. One is a neighboring country, Pakistan, second is Nigeria, and third is India. We are economically progressing, we are fundamentally changing, we are progressing in every way possible. It's very important we don't have the lumpen development, and we develop also in terms of the health parameters of the kids. So this intervention reaches out to the kids under 5 in Uttar Pradesh in 13 districts. And this year, this intervention is going to reach to 26 districts in Uttar Pradesh. So it's the next stage now? Yes.